हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईथर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको फिनॉल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अब हम देखेंगे ईथर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईथर की डिफिनीसन क्या होती है। ईथर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम होता है उससे दो एल्किल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। एल्किल ग्रुप को हम आर से इंडिकेट करते हैं और एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप कहेंगे। जैसे कि मेथेन होता है। अब मेथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो जो CH3 बनेगा इसको क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप कहते हैं। मेथिल हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल देंगे तो जो ग्रुप बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम से दो एल्किल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन होगा और एक साइड में आर और दूसरे साइड में भी आर होता है। अब देख लेते हैं डिफिनीसन। द कंपाउंड विच कंटेन वन ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ टू एल्किल ग्रुप is known as ether. The general formula of ether is, जनरल फार्मूला ये है आपका। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे CH3 है, O है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3O C2H5 है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है इसका एल्किल ग्रुप के बेस पे टू टाइप का होता है। ये ईथर जो होता है एल्किल ग्रुप के बेस पे क्या होता है, टू टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप ईथर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर और सेकेंड क्या होता है, एसिमेट्रिकल ईथर। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ईथर के नाम से भी जानते हैं और इसको क्या कहते हैं, मिक्स ईथर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए कि इसको सिंपल भी कहते हैं और इसको मिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। सिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन एटम से जो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, दो एल्किल ग्रुप जो अटैच होंगे ना वो सेम ही होंगे। ऑक्सीजन एटम से जो दो एल्किल ग्रुप अटैच होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है, एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में भी क्या है, CH3 है, दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए O है, एक साइड में C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, तो दोनों सेम है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। द कंपाउंड विच कंटेन वन ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ बोथ आर सेम एल्किल ग्रुप इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर। अब आगे देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में। सेकेंड देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम एल्किल ग्रुप से अटैच होता है वो दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन एटम जो दो एल्किल ग्रुप से अटैच होता है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे O है, एक साइड में क्या है, CH3 है, एक साइड में C2H5 है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। यहाँ पे देखिए CH3 है और दूसरे साइड में क्या है, CH3H7 है। इसको अगर हम कंपोज करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया, डिफरेंट है ना दोनों साइड में, इसीलिए ये क्या हो गए, अनसिमेट्रिकल हो गए। देख लेते द कंपाउंड विच कंटेन वन ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। अब देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर दो टाइप से होता है, एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर और दूसरा क्या होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, उसके बाद देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में भी हम दो टाइप से नॉमेनक्लेचर करेंगे, दो टाइप का नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि एक हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर आप करेंगे और एक करेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे सिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाई लगाएंगे। डाई लगाने के बाद आप देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप है उसको लिख देंगे।
डाई लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, आप यही याद कर लीजिए। डाई लगाएंगे, एल्किल ग्रुप कौन सा है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद ईथर लिख देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हैं उसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या लगाना है, आपको डाई लगाना है। फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है, मेथिल है, तो आप क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिमेट्रिकल की बात हो रही है, तो दोनों क्या होंगे, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेथिल था लेकिन यहाँ पे क्या है, एथिल है, तो एथिल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डाई लिखेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोपिल है, उसको लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, ईथर। ऐसे आपको नॉमेनक्लेचर करना है। आई होप ये सिमेट्रिकल का नॉमेनक्लेचर आपको आ गया होगा। अब देखेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। अनसिमेट्रिकल का नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे, जो एल्किल ग्रुप है उसमें जिसमें कार्बन एटम कम है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। एल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम कम है उसका नाम पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसमें कार्बन एटम क्या है, ज़्यादा है, फिर उसका नाम लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, एल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम कम है पहले उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद वो वाला एल्किल ग्रुप लिखेंगे जिसमें कार्बन एटम क्या है, ज़्यादा है, फिर क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, देखेंगे कि इसमें कार्बन एटम कम है, तो यहाँ पे कार्बन एटम इस वाले के पास कम है और ये क्या है, मेथिल है, तो मेथिल लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर नहीं, ईथर नहीं, एथिल लिखेंगे, सॉरी, एथिल लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर। मेथिल, एथिल, ईथर लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जिसके पास कार्बन एटम कम है उसका नाम लिखेंगे, तो क्या है, मेथिल है, मेथिल के पास कार्बन एटम कम है तो मेथिल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे प्रोपिल भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एन प्रोपिल, तो हम यहाँ पे प्रोपिल लिख दे रहे हैं। फिर क्या लिख देंगे, ईथर। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन एटम कम है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे, क्योंकि एथिल में कार्बन एटम कम है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। फिर उसके बाद ईथर लिख देंगे। देखेंगे आप, जिसमें कार्बन एटम कम है जिस साइड में उसका नाम पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा है कार्बन एटम उसका नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, ईथर लिख देना है। ये आपको समझ में आ गया होता है। अब हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए O है, O से क्या अटैच है, एक साइड में R1 अटैच है और एक साइड में क्या अटैच है, R2 अटैच है। अब ये R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर R2 में कार्बन एटम ज़्यादा है, अगर R2 में कार्बन एटम ज़्यादा है R1 से, तो क्या होगा, इस कंडीशन में हम देखते हैं, अगर R2 में कार्बन एटम ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, R1 को साथ में लेके क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, और उसके बाद एल्केन लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे R2 और R1 मतलब R2 है और R1 है अटैच है। अगर R2 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो कम वाला है जिसके पास कम कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ लेके क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, फिर क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेथिल जो है उसमें क्या है, कार्बन एटम कम है। जब कार्बन एटम कम है तो उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे, तब जाके उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मेथॉक्सी लिखेंगे।
इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम एथेन, मेथॉक्सी एथेन। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए इसमें सेम है ना, दोनों साइड में सेम है, तो चाहे जिस साइड में आप ओ को लेके जाइए, चाहे जिसके साथ लेके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन लिख दिया आप। और ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड में देखिए कार्बन एटम क्या है, ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, एथेन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एथॉक्सी, ऑक्सीजन को साथ में लेके क्या लिखेंगे, एथॉक्सी लिखेंगे। और ये क्या है, प्रोपेन है, ये वाला क्या है, प्रोपेन है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रोपेन लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 8 कार्बन है। जो एल्किल ग्रुप है उसके पास एक में 6 कार्बन है और एक में 8 कार्बन है। हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जिसमें कार्बन एटम कम होगा, तो यहाँ पे कार्बन एटम कम है तो ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा। और 6 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्से, मतलब हेक्सा कहेंगे, तो इसको हम क्या कह देते हैं, हेक्सॉक्सी। और 8 कार्बन है तो इसको ऑक्ट कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑक्टेन लिखना है, मतलब एल्केन लिखना है ना, तो 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्टेन, इसको क्या लिखेंगे, ऑक्टेन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेम है, तो चाहे जिसके साथ हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एथॉक्सी एथेन। आई होप ये नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जिसमें कार्बन एटम कम है, उसके साथ उसका नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एल्केन लिख देंगे। जो एल्केन वहाँ पे होगा उसी का नाम आपको वहाँ पे लिखना है। जो एल्किल ग्रुप होगा उसमें क्या लिखना है, जोड़ देना है, एन जोड़ देना है। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में फिर सबसे पहले देखेंगे विल्मनसन मेथड। ये रिएक्शन जो है, जो नाम से दिया रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बनाता है। फिर से सोडियम एल्कोऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ और ईथर बना देता है। फिर से देख लीजिए, एल्कोहल जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बनाएगा। सोडियम एल्कोऑक्साइड फिर से रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ, तो क्या बनाता है, ईथर बनाता है। रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मोल हम एल्कोहल लिए और 2 ही मोल क्या लिए, सोडियम लिए। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और सोडियम इसके साथ अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, तो क्या निकलेगा, H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और 2 मोल जो है सोडियम इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, सोडियम एल्कोऑक्साइड बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे इसको। देखिए अब सोडियम एथॉक्साइड जो है वो रिएक्शन किससे करेगा, एल्किल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे क्या है, एथिल क्लोराइड है। इससे रिएक्शन जब करेगा तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा और जो CH3 CH2 है इसके साथ O के साथ अटैच हो जाएगा, आपका क्या बन गया, ईथर बन गया। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एल्कोहल रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ, क्या बना रहा है, सोडियम एल्कोऑक्साइड बना रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड कहेंगे। और H2O जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। सोडियम एथॉक्साइड जो है वो फिर से रिएक्शन कर रहा है एल्किल क्लोराइड के साथ, इसको हम क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड। रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और ईथर बना लेगा। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम फॉर्म सोडियम एल्कोऑक्साइड एंड सोडियम एल्कोऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्किल क्लोराइड फॉर्म ईथर। ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं दूसरा रिएक्शन।
दूसरा रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड और Ag2O से हम कैसे ईथर को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाएंगे। ये क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है। तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मोल हम क्या लिए हैं, एल्किल हैलाइड लिए हैं, और यहाँ पे क्या है, Ag2O मतलब कि सिल्वर ऑक्साइड है। ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, इसके साथ जब करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, Ag, और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl। यहाँ पे 2 क्या है, Ag हैं, और यहाँ पे 2 भी Cl है। तो क्या बना लेगा, 2AgCl, 2AgCl बना लेगा, और O जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब O इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पे 2 है ना, CH3CH2, एक इस साइड में अटैच होगा और एक इस साइड में अटैच हो जाएगा, तो ईथर बन जाएगा। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म ईथर। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे ईथर को फॉर्म करते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में हम एल्कोहल को लेंगे, ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल को लेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, कांक H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर क्या रहेगा, 140 से 180 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या देगा, हमको ईथर देगा। फिर से सुन लीजिए, एक्सेस अमाउंट में मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे कांक H2SO4 के साथ। टेम्परेचर जो होगा 140 से 180 डिग्री सेल्सियस होगा, और क्या होगा, इसमें डिहाइड्रेशन होगा और क्या बनेगा, ईथर बनेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। रिएक्शन देख लीजिए, एक्सेस अमाउंट में हम एल्कोहल लिए हैं, मतलब कि 2 मोल ऑफ एल्कोहल लिया गया है यहाँ पे। तो किसी एक में से आप OH निकाल दीजिए, किसी एक में से आप H निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए हम इसमें से क्या निकाल रहे हैं, OH निकाल रहे हैं, और इसमें से H निकाल रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पे क्या है, C2H5 है, O है, तो यहाँ पे C2H5O हो गया, और ये जो बच रहा है C2H5 वो इसके साथ अटैच हो गया। ये क्या बन गया, ईथर बन गया, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। देख लेते हैं, एक्सिस ऑफ एल्कोहल विथ कांक H2SO4 एट 140 to 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव ईथर्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या है, बाई डाईएजोमेथेन एंड एल्कोहल। डाईएजोमेथेन और एल्कोहल से हम कैसे ईथर को फॉर्म करेंगे, ये देखते हैं। यहाँ पे एल्कोहल जो है वो रिएक्शन करेगा डाईएजोमेथेन के साथ, और कैटलिस्ट रहता है फ्लोरोबोरिक एसिड। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, ये क्या है, डाईएजोमेथेन है, डाईएजोमेथेन इसको हम कहेंगे, और ये क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड है। ये क्या है, HbF4 जो है वो क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए N2 जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे H है। जब अटैच हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब CH3 हो जाएगा तो CH3 को हम R से भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, और ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको R से इंडिकेट कर रहे हैं। आप CH3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप R ही लिखेंगे। रिएक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल्स विथ डाईएजोमेथेन फ्लोरोबोरिक एसिड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। आई होप कि आपको प्रिपरेशन कैसे करते हैं ईथर का वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये जो है वोलाटाइल लिक्विड होता है, मतलब कि अस्थिर तरल होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ईथर जो है वो अपने स्वयं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ईथर स्वयं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन वाटर के साथ ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। स्ट्रक्चर से समझाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ईथर है,
ये एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं। और ये है वाटर। तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसीलिए इस पे क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है। वैसे यहाँ पे भी होगा, इस पे क्या होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा और ये इस पे मान लीजिए स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमको इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखना है, ये क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये है स्लाइटली निगेटिव चार्ज। तो इस पे क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वाटर जो है ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन ईथर जो है वो स्वयं के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका एग्जाम्पल आप इससे देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे सी और एच है ना, सी एच है, तो इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसी वजह से इस पर ना तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ना ही इस पर स्लाइटली निगेटिव वगैरह पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के साथ नहीं बना पाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जनरेट करते, इसकी वजह से वो ओ के साथ क्या कर लेते, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसी वजह से ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। They are volatile liquid. They have low melting point and boiling point. They are insoluble in water but soluble in organic solvent. Ether cannot form hydrogen bonding with itself, but they are form hydrogen bonding with water. और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। आपको बनाना है स्ट्रक्चर तो आप समझ के बना लीजिए। ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर होता है, उसमें देखना है सबसे पहले कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है, वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन होता है CH3OCH3, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर है, वो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है कंपेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। इसी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में हम कुछ रिएक्शन तो दिखा सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से कुछ रिएक्शन जो है वो शो कर सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसका रिएक्शन क्या क्या होता है। तो इसको हम लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। तो रिएक्शन सबसे पहले देखेंगे किसके साथ होगा। रिएक्शन सबसे पहले होगा एसिड के साथ। एसिड के साथ जब ईथर का रिएक्शन होगा तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, यहाँ पे देखिए ROR है। ROR का मतलब यहाँ पे कोई भी R ग्रुप की जगह पे एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे जो O है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास पता है आपको ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो ये ऐसा बॉन्ड बनाएगा। इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है, तो इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब देखेंगे लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जो एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ईथर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये लुईस क्या है, बेस है। ये लुईस बेस होता है। और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, लुईस एसिड है। और क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, ईथर रिएक्ट विथ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब BF3 से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं, 10 ईथर हैव द बेस कैरेक्टर।
इसी वजह से ईथर जो है वो बेस कैरेक्टर शो करता है। दिस बेसिक कैरेक्टर ऑफ ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ये जो बेसिक कैरेक्टर ईथर के पास आ रहा है ना, वो जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आ रहा है बेसिक कैरेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईथर जो होता है वो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। और ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन। अब आगे देख लेते हैं HX के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा। रिएक्शन विथ HX, ईथर अगर रिएक्शन करेगा HX के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, एल्किल हैलाइड फॉर्म करेगा। एल्किल हैलाइड फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पे देखिए ईथर है, ईथर का रिएक्शन HX से करवा रहे हैं। HX का मतलब आप समझ लीजिए X की जगह पे I, Br, Cl ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे आप HX समझिए यहाँ पे बस। तो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, ये जो R है वो निकलेगा, किसके साथ जाएगा, X के साथ जाएगा। तो क्या बनाएगा, RX बना लेगा। और ये जो H है वो O के साथ अटैच हो गया, तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब फिर से जो एल्कोहल है फिर से वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, HX के साथ रिएक्शन करेगा। HX के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जो यहाँ से ये O और H और ये वाला H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। और जो ये X बच रहा है ये R के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लीजिए, ईथर जो है HX के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से R निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, एल्किल हैलाइड RX बना लेगा। और जो ये H बच रहा है वो O से कनेक्टेड हो जाएगा, एल्कोहल बना लेगा। फिर से एल्कोहल जो है वो HX के साथ रिएक्शन करेगा। फिर से एल्कोहल जब HX के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये OH और ये वाला H निकल जाएगा। और जो ये वाला X बच रहा है वो किसके साथ अटैच होगा, R के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या बना, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखते हैं ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए HI का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा बहुत जल्दी से होगा। और क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज जो है वो स्टेबल हो जाता है ये साइज की वजह से, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर जो HBr है वो होता है रिएक्टिव, फिर होता है HCl। तो अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं ना तो आपको पता है कि ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अभी ऊपर हम आपको बता चुके हैं ये लेस रिएक्टिव होता है। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, जो हाई रिएक्टिव होता है उसको लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन किस में ज़्यादा अच्छे से होगा, HI और HBr में ज़्यादा अच्छे से होता है कंपेयर टू HCl। अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ, ईथर का रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखेंगे आप ROR मतलब कि ईथर लिया गया है। ईथर का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, PCl3 के साथ। जब PCl3 के साथ करवा रहे हैं, यहाँ पे 2 R है, आपको पता होगा। यहाँ पे जब 2 R है तो दोनों R जब यहाँ से निकलेगा तो ये 2 Cl के साथ अटैच होगा, तो क्या बनाएगा, 2 मोल क्या बनाएगा, एल्किल क्लोराइड बनाएगा। 2 मोल एल्किल क्लोराइड बनाएगा। देखिए यहाँ से एक R निकला, यहाँ से एक R निकला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। और यहाँ से क्या निकला, 2 Cl2 निकला। तो यहाँ पे क्या बनाया, RCl और 2 मोल। अब देखते हैं, यहाँ पे O बचा है, यहाँ पे P बचा है और यहाँ पे Cl3 बचा है। तो क्या हो जाएगा, O यहाँ से अटैच होगा, POCl3 बन जाएगा। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। जब ईथर का रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और एस्टर का फॉर्मेशन होगा। देखिए ईथर का रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो ये आपका फार्मूला होता है एसिटिल क्लोराइड का R की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप आप ले सकते हैं, चाहे इससे मैच करता हो एल्किल ग्रुप या ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई भी एल्किल ग्रुप आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और O डबल बॉन्ड O है और Cl है। और किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा
तो यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। ये वाला Cl इसके साथ अटैच हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो, और क्या हो जाएगा, और जो ये बच रहा है ना आपका R और O बच रहा है, R और O बच रहा है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से O और R इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बना, एल्किल क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो R किसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बना लिया, आपका एल्किल क्लोराइड बना लिया। और यहाँ पे क्या बच रहा है, O और R बच रहा है, तो ये इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, अगर हम रिएक्शन करवाएंगे कांक H2SO4 के साथ तो क्या होगा। अगर हम ईथर का रिएक्शन कांक H2SO4 के साथ करवा रहे हैं ना, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखेंगे ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है जो H2SO4 होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो हमको क्या देगा, H+ देता है ना, H+ देगा। जब देखिए यहाँ से H+ निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, HSO4 बनाएगा। हाँ, और ये जो H+ दे रहा है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ से H+ अटैच हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और ये बचा आपका माइनस में HSO4, तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, R के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, ये O हो गया, ये हो गया SO3, फिर H। इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं माइनस, और इसको इस फॉर्म में जब लिखेंगे आप तो ये किससे अटैच हो जाएगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा R से, ये वाला R से अटैच हो जाएगा ये वाला ग्रुप। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कांक H2SO4 जो है उसकी ब्रेकिंग होती है तो H+ देता है और O- SO3H देता है। तो यहाँ पे जब O और R के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो H+ जो है वो O से अटैच हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे बचा R जो है इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन कर लेगा। आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। ईथर जो है वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये क्या देता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है, वो भी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो देख लेंगे, केस फर्स्ट देखते हैं। अगर हम जो क्लोरीन है, क्लोरीन का रिएक्शन मान लीजिए, हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन सबसे करवाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लोरीन से करवा रहे हैं रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, क्लोरीन की अगर हम अमाउंट जो है वो कम लेंगे, अगर कम अमाउंट में लेंगे क्लोरीन, मतलब स्मॉल अमाउंट में क्लोरीन लेंगे, तो क्या होगा, अल्फा पोजीशन से केवल वो हाइड्रोजन को निकालेगा। अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पे क्या कर देगा, अटैच हो जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा, वहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन वहाँ पे अटैच हो जाएगा। कब, जब हम क्लोरीन का अमाउंट जो है वो कम लेंगे। तो रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हो गया आपका ईथर और क्लोरीन का अमाउंट जो है 1 मोल हम लिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट जो है वो कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 अल्फा पोजीशन है, चाहे आप इस वाले से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, चाहे आप इस वाले से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के क्या अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। देख लेते हैं, व्हेन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, क्लोरीनेशन टेक प्लेस ओनली एट अल्फा कार्बन एंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड। अब केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, अगर हम क्लोरीन के अमाउंट जो है वो ज़्यादा लें, यहाँ पे कम ले रहे थे अमाउंट, अब यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में हम क्या लेंगे, क्लोरीन को लेंगे। अगर हम एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को लेंगे ना, तो जितना भी हाइड्रोजन होगा ईथर के पास, वो सबसे रिप्लेस हो जाएगा, किससे, क्लोरीन से वो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन को ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को ले रहे हैं, तो ईथर के पास जितना भी हाइड्रोजन होगा वो सबको रिप्लेस करके क्या लगा देगा, क्लोरीन वहाँ पे लगा देगा।
तो यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ईथर का रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल से करवा रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट जो है वो एक्सेस अमाउंट पे लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, कब एक्सेस अमाउंट में है और कब स्मॉल अमाउंट में है, ये आपको वहाँ पे दिया रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे जितने भी H हैं, यहाँ पे इस साइड में 5H हैं और इस साइड में भी 5H हैं, तो सबको निकाल के क्या लगा देगा, वहाँ पे क्लोरीन को लगा देगा। तो क्या बन गया आपका C2H5O C2H5O। देख लेते हैं, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस अमाउंट ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन ग्रुप। सभी हाइड्रोजन क्लोरीन ग्रुप से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे। अब आगे का रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं CO से, ईथर का रिएक्शन अगर हम CO से करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, BF3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ईथर का रिएक्शन अगर हम CO से करवा रहे हैं BF3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ईथर का रिएक्शन करवाए हैं हम किससे, CO से, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा इतना और टेम्परेचर इतना रहेगा, प्रेशर इतना रहेगा। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, BF3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, CO है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, CO आके अटैच हो गया, आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया और कुछ नहीं होगा। आई होप रिएक्शन समझने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने बहुत डिटेल में, बहुत इजी वे में आपको रिएक्शन समझाया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको बहुत इजी वे में नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, बहुत इजी वे में समझाते भी हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, अच्छा लगता है। हम और ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे और मेहनत करेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं और सामने वाले को बेनिफिट हो रहा है, तो मेहनत करने वाले को भी खुशी मिलती है। अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो सामने वाले को लगता है किसी को पसंद ही नहीं आ रहा, तो हम बनाए क्यों वीडियो वगैरह। तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर लीजिए। एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से आप लोग का कुछ नहीं जाता है, तो बस एक हाथ चलाना रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।